हेलो एसएससी जीडी के एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, हम इसमें अपने अपकमिंग जो जीडी का एग्ज़ाम हमारा अभी चल रहा है, 1 महीने का पूरा एग्ज़ाम है, मई के महीने में हमारा चल रहा है। तो उसके कुछ कुछ एग्ज़ाम तो हो चुके हैं, कुछ कुछ शिफ्ट के अभी भी बचे हुए हैं। तो बची हुई शिफ्ट्स के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस का जीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका एक सेट मैं यहाँ पे लेकर आ रखा हूँ। जो भी अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए, उनको देखते हुए ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। तो एक बार अपना एग्ज़ाम से पहले इस लेक्चर को देख के चले जाना। कुछ याद हो तो ठीक है, वरना एक बार पूरा लेक्चर सुन के ज़रूर चले जाना, ताकि अगर एग्ज़ाम में कुछ भी इनसे आए तो आप लोगों का क्वेश्चन कहीं भी छूटे ना। तो चलिए अब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहे, कुछ बीच में समझ ना आया, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन, अच्छा हम करेंगे कैसे कि मैं पहले आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आपने उसका आंसर बताने की कोशिश करनी है। अगर आपको उसका आंसर आ जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप एक्सप्लेनेशन देखिए और एक्सप्लेनेशन को एक बार ध्यान से सुनिए। उसमें हम काफ़ी सारे पॉइंट्स और भी कवर करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि पंचमहल भारत के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, गोलकुंडा, आगरा या फतेहपुर सीकरी? बताइए। तो हमारा जो पंचमहल है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी ना यूपी में स्थित एक ऐसा शहर है जिसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। यहाँ मौजूद पंचमहल बहुत ही फेमस इमारत है यहाँ की। अच्छा, पंचमहल एक 5 मंजिला महल है। पंच का मतलब ही 5 होता है, इसलिए इसका नाम पंचमहल पड़ा है, 5 मंजिल वाला महल। अकबर ने इसे बनवाया था और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी भी बनाया था इस टाइम पे। अब ये भवन में होता क्या है, ये जनाना कार्टर के पास स्थित है, ये यानी कि हरम जिसे कहते हैं। इसका इस्तेमाल ना शाही परिवार की जो महिलाएं होती थी उनके आराम, उनके मनोरंजन और खुले हवा में बैठने, इन चीज़ों के लिए किया जाता था। ये जो पंचमहल है पूरी तरह से पिलर्स पर बना हुआ है, स्तंभों पर है। इसका अगर हम आर्किटेक्चर देखें, ये इमारत बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसमें दीवारें बहुत कम है, ज़्यादातर हिस्सा खंभों पर टिका हुआ है और खुलापन और हवा आने की अच्छी खासी व्यवस्था दी हुई है। अगर हम देखें उसका स्ट्रक्चर, तो जो भूतल है ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पे टोटल 84 स्तंभ हैं। अगर पहली मंजिल पे देखें तो वहाँ पे 56 हैं। अगर दूसरी मंजिल पे उसके ऊपर जाएं तो वहाँ पे 20 स्तंभ हैं और तीसरी मंजिल पे 12 स्तंभ हैं और सबसे ऊपर 4 स्तंभ हैं। यानी कि कुल मिला के 176 स्तंभ इसके बना हुआ है। अच्छा, सभी स्तंभ बहुत ही सुंदर और नक्काशीदार हैं, उसमें कार्व्ड कर रखा है, उन पर कला का ना बहुत ही अच्छा काम किया गया और हर स्तंभ अलग अलग डिजाइन का दिखता है। इससे मुगल कला और वास्तुकला की खूबसूरती काफ़ी अच्छी प्रकट होती है उनमें। अब पंचमहल की जो बनावट है वो बौद्ध मंदिरों जैसी शैली में दिखाई देती है, यानी कि खुले खुले स्तंभ जो बौद्ध शैली के एग्जाम्पल हैं। ऊपर की ओर छोटी होती मंजिलें, शांत और खुला ढांचा, ये सभी बौद्ध वास्तुकला से इंस्पायर्ड माने जाते हैं। अगर हम देखें तो पहले इस इमारत के स्तंभों के बीच जालियां भी लगी हुई थी, इससे हवा आती रहती थी, धूप कम लगती थी और ठंडक रहती थी। तो हमारे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड हो गए पंचमहल से। तो हमारे इसका जो सही आंसर है वो है फतेहपुर सीकरी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1857 में कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से बाहर खदेड़ दिया? नाना साहेब, बख्त खां, हजरत महल या अहमदुल्ला शाह? बताइए। 1857 में कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से बाहर खदेड़ दिया? तो ये थे हमारे नाना साहब जिन्होंने ऐसा किया था। नाना साहब ना 1857 यानी कि 1857 की क्रांति के एक बहुत बड़े नेता थे। ये हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी 1857 की। इनका असली नाम था ढोंडू पंत। ये आखिरी पेशवा बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक का मतलब होता है कि गोद लिए हुए बेटे थे। वो मुख्य रूप से कानपुर के पास रहते थे। अच्छा, अगर हम देखें कि जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था ना, तब नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया हुआ था। उन्होंने विद्रोही सैनिकों को एक तो इकट्ठा किया, लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित किया और कानपुर में ब्रिटिश सेना को चुनौती दी थी। उन्होंने कानपुर शहर में अंग्रेजी सेना को बाहर निकाल दिया था, यानी कि जितना भी ब्रिटिश गैरिसन था सबको बाहर खदेड़ दिया था। और उस समय अंग्रेजों के लिए इससे बहुत ही ज़्यादा झटका पड़ा था। नाना साहब ने खुद को पेशवा भी घोषित किया था। पेशवा बेसिकली मराठा साम्राज्य में एक बहुत बड़ा पद होता था। उन्होंने ये कहा था कि वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के अधीन रहकर काम करेंगे। वो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय ताकतों को एकजुट करने में लगे हुए थे उस समय। नाना साहब को कई सारे शक्तिशाली कमांडरों का समर्थन मिला हुआ था उस टाइम पे, जैसे कि तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां। अब तात्या टोपे जो थे 1857 की क्रांति के काफ़ी महान सेनापति थे। वे अपनी युद्ध रणनीति और बहादुरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे उस समय। और जो अजीमुल्ला खां थे वो नाना साहब के सलाहकार और सहयोगी भी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने में नाना साहब की बहुत मदद करी थी। बाकी अगर हम तो हमारा इसका जो सही आंसर है वो नाना साहब है।
अगर हम बख्त खां देखें तो बख्त खां पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ना सेना में अधिकारी थे, लेकिन बाद में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वे दिल्ली में विद्रोही सैनिकों के बड़े नेता बने थे। उन्होंने बरेली से सैनिकों को लेकर दिल्ली तक मार्च किया था और बहादुर शाह जफर का समर्थन भी किया था। अगर हम बेगम हजरत महल के बारे में देखें तो वह अवध की बहादुर हमारा रानी थी, लखनऊ की यानी कि। जब अंग्रेजों ने उनके पति नवाब वाजिद अली शाह को हटाया था, तब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादर को नवाब घोषित किया था। फिर अंग्रेजों के खिलाफ बड़े स्तर पर संघर्ष किया था इन्होंने भी। अगर हम मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में देखें तो ये फैजाबाद के एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह का ना प्रकाश स्तंभ कहा जाता था इन्हें उस समय, मतलब कि वो लोगों को प्रेरित करने वाले नेता थे उस समय के। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई कई मतलब लड़ाइयाँ लड़ी थी। अगर हम देखें कि थोड़ा सा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कानपुर था, कानपुर पर ना दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हुआ था। शुरुआत में तो नाना साहेब और विद्रोह ने कानपुर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि सर कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में दिसंबर 1857 में ही फिर से कानपुर पर कब्जा कर लिया था। और लास्ट में हुआ ये कि हार मानने के बाद नाना साहब को नेपाल के जंगलों की ओर मतलब भाग के जाना पड़ा। और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ इस चीज़ की मतलब कोई पक्की इन्फॉर्मेशन इस वक्त है नहीं। तो हमारे जो इस क्वेश्चन यहाँ पे सारे पॉइंट डिटेल में है, अगर आप एक बार देखना चाहें, लेकिन आप होप आप ये सब चीज़ें सुन के समझ गए होंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हुआ नाना साहब। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। मल्ल का जल डमरू मध्य अलग करता है। अच्छा, ये जो स्ट्रेट होता है जल डमरू मध्य, इसे हम स्ट्रेट कहते हैं इंग्लिश में। जो मल्ल का है वो किसे अलग करता है बताइए। तो ये हमारा ना मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है। चलिए इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा समझें तो ये जो मल्लका स्ट्रेट है ये एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। ये मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप, जो मलय प्रायद्वीप है ये मलेशिया की साइड में है, और जो सुमात्रा है ये इंडोनेशिया में है, इसके बीच में है। तो इसलिए हमारा इसका जो डी ऑप्शन है मलेशिया सुमात्रा, ये सही होगा। अच्छा, ये दुनिया की ना सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारों में से एक रास्ता है, क्योंकि बहुत सारे जो जहाज होते हैं, मतलब तेल के जहाज, मालवाहक जहाज, व्यापारिक जहाज, वो सभी यहीं से गुजरते हैं। अगर हम देखें तो ये जो मल्लका डल डमरू मध्य है ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यानी कि पश्चिम की तरफ तो हिंद महासागर और पूर्व की तरफ पे प्रशांत महासागर, इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग रूट है। क्योंकि ये समुद्री जहाज़ों का आने जाने का मुख्य रास्ता है, इसलिए हम इसको शिपिंग चैनल भी कहते हैं। यहाँ पे कहीं पे देखो मेंशन करा होगा, शिपिंग चैनल कहते हैं इसे ये। अच्छा, ये भारत और चीन के बीच व्यापार करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समुद्री मार्ग है, क्योंकि चीन का बहुत सारा सामान जो होता है तेल और व्यापारिक वस्तुएं इसी रास्ते से आती जाती रहती हैं। और जो स्ट्रेट होता है ये जल डमरू मध्य, अगर हम इसको बारे में समझें तो ये ना एक समुद्र का एक संकरा रास्ता होता है, दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ता है, जो जैसे कि दो समुद्रों को जोड़ रहा है फिर या फिर दो महासागरों को जोड़ रहा है, उसके बीच का जो पतला सा जल मार्ग होता है उसी को हम जल डमरू मध्य कहते हैं। स्ट्रेट STRAIT इंग्लिश में होता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और डमरू मध्य दिए गए हैं, उनको एक बार हम समझ लेते हैं। जो निमरो है, निमरो स्ट्रेट है, ये कुनाशीर और हक्काइडो द्वीप को जोड़ता है, और ये हमारा रसिया में है। जो बास है, बास स्ट्रेट, ये तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ता है, और ये ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। जो डंकन मार्ग है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये उत्तर में रटलैंड द्वीप और दक्षिण में छोटा अंडमान को जोड़ता है, और ये हिंद महासागर में है। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम मलक्का देखें जो क्वेश्चन में था, तो ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, जो कि इंडोनेशिया मलेशिया में। जो हमारा जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, और ये स्पेन मोरक्को में है। जो बेरिंग स्ट्रेट है वो बेरिंग सागर और चूची सागर में है, जो अलास्का और रूस को जोड़ता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जल डमरू मध्य थे, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वो इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बताइए। जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के हम अगर हम इसका सीधा सा आंसर है जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे। चलिए हम देखते हैं ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था। तो ये हमारी 1961 से लेकर 1966 तक चली थी, और उस समय प्रधानमंत्री जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था ना तीसरी वाली का, कि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और देश को आत्मनिर्भर बनाना, कृषि और उद्योग का विकास करना, विशेष रूप से खेती और गेहूं उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना था। उसमें सरकार की योजना थी कि 5.6% का मतलब आर्थिक वृद्धि दर हो, लेकिन असल में वो लगभग 2.5% हुई थी। यानी कि योजना उम्मीद के अनुसार सफल नहीं हो पाई थी। अच्छा, अगर हम देखें कि ये योजना हमारी असफल हो रही क्यों, ये मतलब क्यों आधा 5.6 पूछा था लेकिन 2.5 ही हुई, काफ़ी मतलब बिल्कुल आधा हुई, क्यों? क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो जो हमारे 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, देश का बहुत सारा पैसा रक्षा पर खर्च हो गया था और विकास कार्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था उससे।
फिर उसके थोड़े टाइम बाद 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था, तो आर्थिक स्थिति और ज़्यादा कमज़ोर हो गई और विकास की गति भी धीमी पड़ गई। हुआ क्या कि सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया। 1965 से लेकर 66 के बीच में भारत के कई हिस्सों में भारी सूखा पड़ गया था। खेती खराब हो चुकी थी, अनाज उत्पादन एकदम खत्म हो चुका था, लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। फिर इसका क्या रिजल्ट निकला कि इन्फ्लेशन आया, मुद्रास्फीति आ गई। युद्ध और सूखे के कारण मुद्रास्फीति की कंडीशन हो गई थी। रोजमर्रा की चीज़ें होती उनकी कीमतें बढ़ने लग गई थी। अनाज, तेल, कपड़े और दूसरी सारी चीज़ें महंगी हो गई थी। अब चीन और पाकिस्तान के युद्धों के बाद भारत को ये महसूस हो चुका था कि देश की सुरक्षा मजबूत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए सेना, हथियार, रक्षा व्यवस्था इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। अच्छा, इसी बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना में ना, इसको गडगिल योजना कहते हैं, गाडगिल योजना, क्योंकि ये नाम इसके जो उसमें की योजना के मतलब उपाध्यक्ष थे D.R. गाडगिल, उनके नाम पर पड़ा था ये गाडगिल योजना। तो जो हमारा योजना आयोग होता है, प्लानिंग कमीशन, ये बना था भारत में 1950 में। यही इन पंचवर्षीय योजनाओं को मैनेज करता था। 1950 में हमारा ये योजना आयोग बना था। और इस समय इसके जिस हमेशा से इसके प्रमुख जो भी प्रेजेंट के प्रधानमंत्री होते थे वो बनते थे। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना आई थी वो 1951 में आई थी। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आई थी और लास्ट जो थी वो 2012 से 17 वाली थी। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे लास्ट वाली में। और 2014 में हमने योजना आयोग को एकदम खत्म कर दिया था। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई उसके बाद हमने नीति आयोग को शुरू किया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। बाकी यहाँ पर एक मैं आपको टेबल दिखाने वाला हूँ जहाँ पे हमारी जो 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी उनसे जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम में पॉइंट बनते हैं वो सारे यहाँ पे गिवन है। एक बार मैं आपको टेबल समझाता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ना कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 56 तक हुई थी। इसका जो विकास लक्ष्य था वो 2.1% था, लेकिन असलियत में कितना हुआ था वो यहाँ पर है 3.61%। जैसे हम तीसरी पूछी तो तीसरी में 5.6% उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि इतना होगा, लेकिन आधा ही हुआ था, लगभग 2.8। ये किस मॉडल पर आधारित है? जैसे पहली वाली हैरोल्ड डोमर मॉडल पे है, जो हमारी तीसरी वाली थी सुखमनी चक्रवर्ती तथा JD सुब्रमण्यम इनके मॉडल पे थी। और इसमें मतलब किन चीज़ों को प्राथमिकता दी थी? खाद्यान्न तो उद्योग, इन चीज़ों को प्राथमिकता दी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप एक बार पढ़ना, देखना, आपको याद होगी तो ठीक है, नहीं याद होगी तो बस एक बार रीड कर लेना। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं कि मीठे मटर में प्रतान रूपांतरित डैश होती है। जो हमारे मीठे मटर होते हैं उसमें प्रतान रूपांतरित क्या होती है बताइए? जो मीठे मटर में प्रतान होता है यानी कि टेंड्रिल्स कहते हैं जिसे इंग्लिश में, टेंड्रिल्स। तो जो टेंड्रिल्स होते हैं ना, ये प्रधान पौधों की पतली, लंबी और कुंडली जैसी संरचनाएं होती हैं। तो होता क्या है कि इनका काम किसी सहारे को पकड़ना, पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करना, और इससे पौधे को जो सपोर्ट होता है वो मिलता है। जितने भी क्लाइंबिंग प्लांट होते हैं, पढ़ने वाले पौधे, इन्हीं की मदद से ऊपर चढ़ते हैं। अच्छा, जो मीठे मटर होते हैं, स्वीट पी, इंग्लिश में जो हम स्वीट पी कहते हैं, तो इसमें पत्तिकाओं में ये बनते हैं हमारे जो लीफलेट्स होते हैं, पत्तिकाएँ, उनमें हमारे प्रतान बनते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है पत्तिकाएँ हैं, इंग्लिश में से कहते हैं लीफलेट, लीफलेट्स। और ये पत्तिकाएँ होती क्या हैं? जब एक पत्ती ना कई छोटे छोटे भागों में बटी होती है तो उन छोटे भागों को हम पत्तिकाएँ कहते हैं। मीठे मटर में कुछ पत्तिकाएँ बदलकर प्रतान बन जाती हैं। इससे पौधा आसपास की चीज़ों को पकड़ पाता है और आसानी से ऊपर चढ़ पाता है। अब अच्छा, अगर हम देखें तो प्रतान दिखते कैसे हैं? तो ये तो पतले से होते हैं, कुंडलीदार, कॉइल्ड एकदम, और चीज़ों के चारों ओर लिपट सकते हैं, जैसे तार की तरह, लकड़ी या जाली, इन चीज़ों पे। अगर हम देखें तो प्रतान पौधे किन किन भागों से बने हुए होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक तो होता है तने की शाखाएं, मतलब ये किन किन भागों से बने होते हैं। अगर हम देखें तो कुछ पौधों में प्रतान तने या शाखाओं के रूप में होते हैं, कुछ में पत्तिकाएं के रूप में होते हैं। पत्ती की पत्तिकाएं जो होती हैं वो रूपांतरित होकर प्रतान बन जाती है, और मीठे मटर में ये वाला केस होता है, पत्तिकाएं वाला। अच्छा, पत्तियाँ, कुछ पौधों में पूरी पत्ती ही प्रतान बन जाती है। और अगर हम दूसरा देखें तो अनुपर्ण में, यानी कि स्टिपुलस, अनुपर्ण पत्ती के आधार पर छोटे छोटे पत्ती जैसे भाग होते हैं। हालांकि बहुत कम पौधों में अनुपर्ण प्रतान देखने को मिलते हैं। तो इसको जैसे आसान भाषा में अगर हम समझें कि मान लो एक पौधा है और दीवार के पास है, अगर उसके पास प्रतान है तो वो दीवार पकड़ लेगा, ऊपर चढ़ जाएगा और इस तरह से गिरने से बचेगा। बेसिकली वो सर्वाइव करना सीख जाएगा इस तरह से। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है यहाँ पे पत्तिकाएं। चलिए हम अपने एक बार अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं? बताइए, बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन है आपका ये। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं? तो जो हमारे इसके लेखक हैं उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ ना एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, नॉवल है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था। वो भी पहली बार इसे 1882 में प्रकाशित किया गया था।
अच्छा, ये उपन्यास अगर हम देखें तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। यह विद्रोह 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। अब अगर हम देखें तो वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम जो हम कहते हैं, ये गीत इसी उपन्यास आनंद मठ में शामिल है। बाद में यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण गीत बन गया था। लोग इसे देशभक्ति, आज़ादी, राष्ट्र प्रेम इसके प्रतीक के रूप में गाते थे। इसलिए हमारी ये आनंद मठ पुस्तक जो है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस उपन्यास जो आनंद मठ है, इसका मेन संदेश था कि देशभक्ति, बलिदान और अंग्रेजों के खिलाफ के संघर्ष को बढ़ चढ़ के दिखाना। ये उपन्यास धार्मिक और राष्ट्रवादी भावनाओं का भी मिश्रण है। जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, आधुनिक बंगाली साहित्य के सबसे बड़े लेखकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने भारतीय साहित्य को बहुत समृद्ध बनाया था। उनके अगर कुछ और हम फेमस बुकें देखें तो दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला, ये भी इन्होंने लिखी थी। चलिए हम अपने एक और क्वेश्चन की तरफ बनते हैं हमारे। तो इस क्वेश्चन का आनंद मठ का हमारा जो सही आंसर है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में देखें तो ये प्रसिद्ध कवि, लेखक और दार्शनिक थे। इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला था। क्यों? साहित्य के लिए। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति बने थे ये, मतलब गैर यूरोपीय व्यक्ति, जो बिना यूरोप में रहने वाला हो, ऐसा व्यक्ति। जो राष्ट्रगान है जनगण मन, वो भी इन्होंने लिखा था। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। गीतांजलि, गौरा, चौखेर बाली और घर बहारे, ये भी उनकी कुछ फेमस मतलब रचनाएं हैं। अगर हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में देखें तो ये हिंदी उर्दू के बहुत बड़े लेखक थे। इन्हें उसने समय का उपन्यास सम्राट कहा जाता था। इनकी फेमस बुक्स हैं गोदान, निर्मला, सेवा सदन, और इनमें आम लोगों की समस्याओं को देखा जाता था इनके नॉवल में। अगर हम राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में देखें तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारतीय संविधान बनाने में एक बहुत सारी मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। इनकी बुक्स थी इंडिया डिवाइडेड, और इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। आत्मकथा ही नाम था उस बुक का। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। और चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है? आई होप आप लोगों को जो भी पढ़ा रहा हूँ आपके समझ आ रहा होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट आता है, कुछ भी आपको लगता है कि समझ नहीं आया, आप कमेंट में उसको क्लियरली लिख देना है, मैं आपको समझा दूंगा। तो बताइए सौरमंडल की औसत ऊंचाई क्या है? तो ये हमारी सौरमंडल की औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल, इसके एटमॉस्फेयर को समझें तो पृथ्वी के चारों तरफ ना गैसों की परत होती है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसी की वजह से हमें सांस लेने के लिए हवा मिलती है। तरह तरह के मौसम बनते हैं, बारिश होती है, और पृथ्वी पर जो होता है जीवन संभव है। अब 5 लेयर होती हैं, मतलब अगर हम देखें हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, तो उसमें से पहली है हमारी क्षोभ मंडल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये वायुमंडल की ना सबसे नीचे और पृथ्वी के सबसे पास वाली परत है। इसकी ऊंचाई लगभग 7 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक की होती है, लेकिन औसतन इसे लगभग 13 किलोमीटर हम मान लेते हैं। इसीलिए हमारा जो डी ऑप्शन है इसका सही आंसर है। वैसे तो देखा जाता है 7 से लेकर 20 किलोमीटर तक ये फैला हुआ होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा इसको डिटेल में। अच्छा, इस परत की खास बात यह है कि यहीं पे बादल बनते हैं, यहीं पे बारिश होती है, यहीं पे आंधी तूफान आते हैं, और यहीं पे धूल और वाटर वेपर, जल वाष्प बनते हैं। हमारा पूरा मौसम इसी परत में बनता है, क्षोभ मंडल में। अगर अपना दूसरा देखें ऊपर जाके, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, ये दूसरी परत होती है, लगभग 50 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। जो ओजोन होता है ना हमारा, वो समताप मंडल में ही बनता है। ओजोन परत बहुत ज़्यादा जरूरी होती है क्योंकि ये सूर्य की हानिकारक यूवी रेस को रोकती है। अगर ओजोन परत नहीं होगी तो स्किन डिजीज होने लगेंगी, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और कई सारी मतलब समस्या होने लगेंगी हम लोगों को। इसके भी ऊपर अगर हम बढ़े तो फिर मध्य मंडल आता है, मीजोस्फीयर। अब जो मध्य मंडल होता है ये 50 से लेकर 85 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। इसी परत में अधिकतर जो उल्कापिंड होते हैं वो जल जाते हैं, मीटियोर्स यहाँ पे आके जल जाते हैं। अगर हम इसके भी ऊपर बढ़े तो फिर थर्मोस्फीयर आता है, तापमंडल। ये 90 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक फैला होता है। यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा कम होती है, वायु का घनत्व एकदम ना के बराबर होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अगर हम और ऊपर बढ़ें तो फिर आता है एग्जोस्फीयर, बाह्य मंडल। ये सबसे ऊपर वाली परत होती है, लगभग 500 किलोमीटर से भी ऊपर तक फैली होती है। तो यहाँ पे मेनली हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती हैं। ये परत धीरे धीरे फिर जाके अंतरिक्ष में हमारी मिल जाती है। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पे हमारे कवर हो गए, और इसका हमारा सही आंसर है 13 किलोमीटर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें यहाँ पे समझ पा रही होंगी। किस वर्ष में भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? तो बताइए कौन से साल में भारत ने हॉकी में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था, ओलंपिक गोल्ड मेडल? बताइए। तो ना अगर हम देखें तो जो भारतीय हॉकी टीम है वो भारत की राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम है उस समय की।
और दुनिया की सबसे सफल हॉकी टीमों में से मानी जाती है उस समय की पुरुष हॉकी टीम। भारत की जो टीम थी वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से जुड़ने वाली पहली गैर यूरोपीय टीम थी। मतलब उस समय हॉकी में ज़्यादा यूरोप की टीमें शामिल होती थी, लेकिन भारत यूरोप की पहली टीम बनी थी जिससे इस स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। और जब पहला गोल्ड था मतलब ओलंपिक्स में, वो हमें मिला था 1928 में। इस समय मतलब इंडिया ने पहला अपना हॉकी के लिए गोल्ड जीता था और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी उस समय की, क्योंकि इसी से दुनिया में भारत में हॉकी का दबदबा बना हुआ था। अब भारतीय हॉकी का मतलब विश्व पे दबदबा बन पाया था इस वजह से। अब 1928 से लेकर 1928 से लेकर 1956 तक तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम थी ना, उसने ओलंपिक में लगातार जीतती जाती, अनबीटन कहला रही थी, अजेय। इस दौरान कोई भी मतलब टीम भारत को हरा नहीं पा रही थी। लगभग 16 गोल्ड मेडल जीते थे उस समय इंडिया ने। बहुत ही मतलब शानदार बात थी उस समय की। अब तो हॉकी एग्जिट भी नहीं करता ऐसा लगता है। अब उस समय के भारतीय खिलाड़ी ना स्पीड, स्टिक कंट्रोल, पासिंग, टीम वर्क, इन चीज़ों को बहुत ही मतलब शानदार तरीके से दिखाते थे और दुनिया भर की टीमें मतलब भारत के खेल से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी। अब अगर मेजर उनको बात कर ही रहे हॉकी की तो ध्यानचंद जी को कौन बोल सकता है। भारत हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का बहुत ही बड़ा योगदान था हॉकी में। उन्हें हॉकी का जादूगर कहते थे क्योंकि उनके हॉकी खेलने का तरीका ना बहुत ही मतलब डिफरेंट है, एकदम मतलब कहा नहीं जा सकता। आप कभी यूट्यूब में बैठ के देखना उनका खेलना। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1928 है। बाकी ये थोड़ा सा जानकारी है इस क्वेश्चन की। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसका क्या मतलब होता है। तो जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये होता क्या है कि ये ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें अगर हम देखें जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें सरकार भी काम करती है और प्राइवेट कंपनीज भी काम करते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं। पब्लिक सेक्टर अगर हम देखें तो जिन कामों को सरकार चलाती है उन्हें हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। जैसे रेलवे होती है, एसबीआई बैंक हुआ हमारा, सरकारी स्कूल हुए, सरकारी हॉस्पिटल्स हुए, जिसका मेन उद्देश्य है कि जनता की सेवा की जाए। और प्राइवेट सेक्टर वो होती हैं जिन बिजनेस या कंपनियों को प्राइवेट लोग चलाते हैं, उसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। जैसे रिलायंस है, टाटा है, इन्फोसिस है, अमेजन है, ये कंपनियां, इन कंपनियों का मेन मोटिव है कि प्रॉफिट बनाना। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है कि जब सरकार जो होता है सरकार भी इकोनॉमी में हिस्सा लेती है और प्राइवेट कंपनीज को भी काम करने की आज़ादी होती है, तो दोनों मिलकर देश की इकोनॉमी को चलाते हैं उस समय। अगर हम देखें कि जो मिश्रित आर्थिक प्रणाली होती है ना, इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की अच्छी अच्छी बातें जोड़ी जाती हैं, तब जाके मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। यानी कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों की मिलीजुली मतलब मिलजुल के इसे काम करते हैं। पूंजीवाद में क्या होता है कि इसमें प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा फ्रीडम होती है, बिजनेस कर सकती हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, प्रॉफिट कमा सकती है। और समाजवाद क्या होता है कि जिसमें सरकार ज़्यादा कंट्रोल रखती है ताकि गरीबों की मदद हो, सबको ही बराबरी मिले और समाज का विकास हो। अगर हम देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार क्या करती है, प्राइवेट कंपनीज को पूरी तरह से मनमानी करने तो नहीं देती है, रूल्स बनाती है उनपे, लेकिन जो एकाधिकार होता है, मोनोपोली, उसको रोकने की कोशिश करती है ताकि जनता का नुकसान बिल्कुल भी ना हो। अगर हम देखें तो हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है ना वो 3 प्रकार की होती है। जो इकोनॉमी होती है हमारी, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जिसमें प्राइवेट कंपनीज का ज़्यादा कंट्रोल होता है, कमांड इकोनॉमी जिसमें सरकार का पूरा कंट्रोल होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें सरकार और प्राइवेट दोनों का मतलब रोल होता है। एग्जाम्पल के लिए देखें जैसे अमेरिका और फ्रांस जो कंट्रीज है ना, उनमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण, और भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। अब इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में छोटी छोटी बातें हमें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि देश की इकोनॉमी का फायदा आम लोगों तक पहुंचाना, मेन मोटिव इसका ये होता है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम अपने सारे आंसर देखें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, श्रम गहन और पूंजी गहन उद्योगों का सह अस्तित्व ना, ये इसका नहीं हो सकता। लघु और बड़े उद्योगों का सह ना एक ही तरफ जा रहा है। राष्ट्र विदेशी कंपनियों का सह अस्तित्व, ये भी नहीं है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, हाँ ये इसके एकदम सही आंसर है। पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्र दोनों का मतलब सह अस्तित्व हो, तो ऑप्शन डी जो है हमारे इस क्वेश्चन का वो एकदम सही आंसर है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक और बढ़ते हैं। सिरका किसका विलयन है, यानी कि विनेगर किसका विलयन होता है, बताइए। किससे मिलकर सिरका बेसिकली बना हुआ होता है। तो जो हमारा सिरका होता है ना वो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक एसिड है। ये जलीय विलयन होता है, एक्वस सॉल्यूशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब है कि ऐसा घोल जिसमें पानी मिला होता है। सिरका एक खट्टा से लिक्विड होता है जो खाने में, अचार बनाने में, सफाई में मतलब क्लीनिंग में या फिर कई घरेलू कामों में मतलब इस्तेमाल करते हैं। सिरके में ना मुख्य रूप से एक तो एसिटिक एसिड होता है यानी कि एसिटिक अम्ल, और ये कमजोर अम्ल होता है, मृदु अम्ल माना जाता है इसे। क्योंकि होता क्या है कि सिरके में आमतौर पर 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है, बाकी का सारा पानी हिस्सा ही मतलब बाकी का जितना बच्चा कुछ हिस्सा है वो सारा पानी होता है। जैसे ये 92 से 95% जो भी है वो सारा पानी होता है। यानी कि जो एसिटिक अम्ल बहुत कम 5 से 8% और पानी को मिलाया जाए तो जाके सिरका बनता है। अगर हम देखें तो ये बनता कैसे, किण्वन से बनता है। ये
किण्वन को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन, जिसमें जैसे शक्कर, यीस्ट या इथेनॉल, अल्कोहल जिसे हम कहते हैं, उसका उपयोग होता है। कुछ जीवाणु अल्कोहल को बदलकर एसिडिक अम्ल बना देते हैं, और हम देख ही चुके हैं कि सिरके के हमारे मतलब उपयोग क्या क्या हैं। तो चलिए अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा? जब जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है तब जाके हमारा सिरका बनता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये बातें सारी समझ में आई होंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे कह रहा है कि महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता? 2025 का जो वुमेन प्रीमियर लीग हुआ था ये किसने जीता, बताइए। तो ये ना हमारा अगर हम देखें तो इससे हमारा जीता मुंबई इंडियंस ने। तो महिला प्रीमियर लीग को जीतने वाली जो जिसमें वुमेन्स खेलती हैं वो मुंबई इंडियंस बनी थी टीम। इस जीत के साथ ही टीम ने ना अपनी मजबूत पहचान और दबदबा को दिखाया। जो वुमेन्स प्रीमियर लीग होता है ये भारत की महिलाओं के लिए T20 क्रिकेट लीग जैसा है। इसे शुरू करने का मेन मोटिव ये था कि महिला क्रिकेट को बड़ा मंच दिया सके और महिला खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। ये IPL की तरह ही महिलाओं के लिए बनाई गई लीग है। इसकी शुरुआत हमारी हुई थी 2023 में। अच्छा, मुंबई इंडियंस ने ना शानदार बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन टीम वर्क दिखाया था इस वाले मैच में, जो हमारा अभी रिसेंटली हुआ था 2025 का। पूरी टीम ने मिलकर देखा था, अच्छा मतलब परफॉर्म किया था। अच्छा, अब आप लोगों को ये बताना है कि उस समय अभी इसमें जो हमारी कैप्टन थी वो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, तो उनका नाम क्या था? आप कमेंट में ये बताइए। चलिए, जो मुंबई इंडियंस है वो IPL की सबसे मतलब सफल टीमों में से हमारी एक मानी जाती है, और WPL में भी उन्होंने ये करके दिखा दिया। वुमेन्स में, मैंस तो थी, वुमेन्स ने भी इस बार करके दिखाया। जो हमारा मुंबई इंडियंस है ना, इसकी जो मालिक है वो है रिलायंस इंडस्ट्री, यानी कि अंबानी जी के अंदर आती है ये कंपनी, और ये अपने मतलब खिलाड़ियों पर और कोचेस पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मेन इसमें भारतीय खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ी दोनों ही शामिल थे। जो WPL है इसमें महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाया। मतलब पहले के समय में महिलाओं का भी क्रिकेट होता है लेकिन उतना ज़्यादा मतलब देखा नहीं जाता था, लेकिन जब से वुमेन प्रीमियर लीग शुरू हुआ है तो इससे महिलाओं को भी क्रिकेट की तरफ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। लड़कियों को प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली और फ्यूचर प्लेयर्स भी इससे दिखना निकल के आने वाली है। तो हमारे इस पे यहाँ पे इसका सही आंसर मुंबई इंडियंस है, वुमेन्स प्रीमियर लीग का। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक बार। जुलाई 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए। जो हमारी 1991 की नई औद्योगिक नीति यानी कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसके हिसाब से कौन सा सही है, बताइए। जो 1991 में भारत सरकार ने नई औद्योगिक नीति लाई थी ना, उसमें भारत की इकोनॉमी मतलब 1991 में कई सारी समस्याओं से गुजर रही थी। इसलिए सरकार ने क्या किया कि इकोनॉमी को ज़्यादा खुला किया, मॉडर्न और कॉम्पिटिटिव बनाने का फैसला किया था। इस पॉलिसी का मेन एम था कि सरकारी कंट्रोल कम करना, प्राइवेट कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्न बनाना। जो पब्लिक सेक्टर और रिजर्व इंडस्ट्रीज थी, तो सबसे पहले भारत में ना कुछ बड़े उद्योग सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंदर होते थे, यानी सरकारी होते थे, उन्हीं के लिए रिजर्व थे, सरकार के लिए। लेकिन 1991 की जो पॉलिसी आई, उस पॉलिसी से इंडस्ट्रीज में प्राइवेट कंपनियां काम नहीं कर सकती थी, उनको भी काम करने को मिला। यानी कि कई इंडस्ट्रीज को रिजर्व लिस्ट से हटा दिया गया, जिससे प्राइवेट कंपनीज को उन सेक्टर्स में काम करने की परमिशन ईजिली मिल गई थी। डी रिजर्वेशन है, यानी कि इंडस्ट्रीज को सरकार के रिजर्व कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर किया गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टील के केस में, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट के केस में, टेलीकम्युनिकेशन के केस में, इन क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने लगा। इसका फायदा हुआ कि कंपटीशन बढ़ा, इंडस्ट्रीज में सुधार हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आई, जॉब्स क्रिएट होने लगे और इकोनॉमी भी तेज तेज भागने लगी उस समय। अच्छा, यहीं पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अगर हम समझें, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो FDI का मतलब होता है ना, जब विदेशी कंपनियां भारत में पैसा इन्वेस्ट करती हैं। तो 1991 की जो पॉलिसी थी उसने FDI को भी बढ़ावा दिया ताकि फॉरेन कंपनियां आए, नई नई टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज़ को मजबूत किया जा सके। इस और जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उस समय का, पहले होता क्या था कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था वो बहुत ज़्यादा था। मतलब कोई भी फैक्ट्री खोलने के लिए सरकार से बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन 1991 वाली पॉलिसी ने लाइसेंसिंग रूल्स को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। अब ज़्यादातर इंडस्ट्रीज बिना सरकारी परमिशन के ही शुरू हो सकती थी। अगर हम देखें तो कुछ सेंसिटिव इंडस्ट्रीज में लाइसेंसिंग फिर भी बनी रही, ऐसे देखें कि सब जगह छूट मिल गई, जैसे कि डिफेंस के क्षेत्र में हैजार्डस केमिकल जो होते हैं, खतरनाक रसायन, उनमें, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़े हुए थे। अगर हम देखें तो इससे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा खुली अर्थव्यवस्था, लिबरल इकोनॉमी की तरफ भारत बढ़ने लगा। सरकार का फोकस कंट्रोल कम करने और डेवलपमेंट बढ़ाने इसकी तरफ जाने लगा। तो अगर हम देखें तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि पहला ऑप्शन अगर देखें, इसने पाँच वर्षीय औद्योगिक लाइसेंसिंग समीक्षा तंत्र का आरंभ किया ना, ये नहीं, इसने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए पहले से आरक्षित कई उद्योगों को आरक्षित सूची से बाहर कर दिया। हाँ, ये इसका एक सही आंसर है।
इसने विनिर्माण और कोर उद्योगों में एफडीआई पर प्रतिबंध नहीं लगाया। इसने सभी उद्योगों के लाइसेंसिंग के दायरे का विस्तार किया, सभी उद्योगों के लिए नहीं किया था। हम देख सकते हैं हैजार्डस केमिकल और डिफेंस के लिए नहीं किया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो एकदम सही आंसर होगा, ये वाला। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है, बताइए। लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? तो जो हमारी लेजिम नृत्य शैली है ना, ये हमारी महाराष्ट्र की विशेषता है। ये एक महाराष्ट्र का फेमस लोक नृत्य है, फोक डांस। आमतौर पर गाँव में, समूह में और बहुत एनर्जी के साथ किया जाने वाला डांस है। ये नृत्य ना 2 या 4 पंक्तियों में किया जाता है, मतलब लोग लाइन लगाकर एक साथ इसमें डांस करते हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो इस डांस में होता क्या है कि जो डांसर्स होते हैं दूसरे के हाथ में, उनके हाथों में लेजिम होते हैं। एक लेजिम जो होता है ये एक छोटा सा वाद्य यंत्र होता है। ये मतलब झांझ जैसी आवाज़ निकालता है, सिंबल की जैसी आवाज़। वो तो मैं अभी आपको यहाँ पे सुना नहीं सकता, लेकिन ये सिंबल की जैसी आवाज़ निकालता है, झांझ जैसी। और डांस करते समय कलाकार इसे बजाते हैं, इससे रिदम होती है, एक रिदम क्रिएट होती है। और इसमें जो कलाकार होता है रंगीन वेशभूषा पहनते हैं, इससे डांस उनका और ज़्यादा मतलब आकर्षक सा लगने लगता है, मतलब स्टाइलिश सा लगने लगता है। जो लेजिम डांस होता है ना, लेजिम डांस, ये अक्सर गणेश उत्सव के टाइम पे किया जाता है। इसके अलावा मेलों में, त्योहारों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं कि इन सभी स्टेट्स के कुछ सारे के सारे इंपॉर्टेंट डांस। हमारा महाराष्ट्र कैसे आता था, तो महाराष्ट्र के भी कुछ फेमस डांस रह गए थे, जैसे लावड़ी, नकटा, कोली, गाफा और दही काला। ये यहाँ के काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। अगर हम कर्नाटक के देखें तो यक्षगान, हुत्री, सुग्गी, कुनीथा, कारगा और लंबी यहाँ के जो है मतलब फेमस डांसेस हैं। बिहार के अगर हम देखें तो जटा जतिन, बखो बखैन, पवरियाँ, समा चकवा और विदेशियाँ यहाँ के फेमस फोक डांस हैं। गुजरात के अगर हम देखें तो गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पणी और हुडो, ये यहाँ के कुछ फेमस मतलब फोक डांसेस हैं। तो हाँ, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। जीविका के अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मौलिक अधिकार के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया है, बताइए। जीविका के अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मौलिक अधिकार के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है जीवन का अधिकार के अंदर, यानी कि राइट टू लाइफ के अंदर। अच्छा, जीविका का अधिकार यानी कि लाइवलीहुड का मतलब होता है कि रोजगार या कमाई का एक ऐसा साधन जिससे इंसान अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, इसने क्या कहा कि जीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है हमारा। ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है उसके अंदर आता है। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है, और अगर किसी व्यक्ति की नौकरी या कमाई छिन जाए तो उसका जीवन इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए जीविका का अधिकार जो है वो भी जीवन के अधिकार में शामिल माना गया है। अच्छा, सरकार क्या नहीं कर सकती है कि सरकार बिना किसी वैध कारण के किसी व्यक्ति को उसकी आजीविका से वंचित नहीं रख सकती है। मतलब सरकार मनमाने तरीके से किसी को नौकरी या कमाई छीन नहीं सकती है। इसी बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हुआ था, अगर हम यहाँ पे देखें, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए हटाना एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि वो लोग वहीं पर रह के काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है। तो जीविका का अधिकार जो है, तो इसलिए कोर्ट ने माना था कि जो जीविका का अधिकार है वो जीवन के अधिकार का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इस आर्टिकल से रिलेटेड, इस अनुच्छेद से रिलेटेड। दूसरा और अगर हम इंपॉर्टेंट केस देखें तो पीपल्स यूनियन केस 1982, ये वाला पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1982 वाला केस। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि आजीविका के अधिकार में शामिल है काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। मतलब अच्छे जीवन के लिए ये सारी ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इससे जुड़े और अगर इंपॉर्टेंट केस देखें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के 2000, कोर्ट ने कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि लोगों की जीविका की रक्षा हो। भोजन का अधिकार केस 2001 का जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को लोगों को भोजन उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि भोजन भी अच्छे जीवन और जीविका के लिए जरूरी है। अच्छा, ये अधिकार इतने सारे हमारे आखिर क्यों जरूरी है? ये क्या सुनिश्चित करते हैं? ये सुनिश्चित करते हैं ना कि लोगों को काम करने का मौका मिल सके, वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, सम्मान के साथ यहाँ पे जीवन जी सकें। ये सिर्फ नौकरी का मामला नहीं, लेकिन मानव गरिमा से जुड़ा हुआ अधिकार है। इंसान की गरिमा, उसकी डिग्निटी जो होती है, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार। तो यहाँ पे हम लोगों का जिसका सही आंसर है वो है जीवन का अधिकार। चलिए अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन से हुई थी? खिलाफत, नमक सत्याग्रह, गदर या फिर असहयोग आंदोलन, बताइए। जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसकी शुरुआत हमारी हुई थी नमक सत्याग्रह से, यानी कि सॉल्ट सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी द्वारा यह आंदोलन किया गया था, जिसे हम दांडी मार्च भी कहते हैं। यह आंदोलन अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ उस समय गांधी जी ने किया था। अच्छा, अंग्रेजों का उसमें क्या रूल थे कि नमक कानून के क्या थे कि पहले तो खुद ही नमक बनाते थे और उसे बेचते भी खुद ही थे, और नमक बनाने पे और बेचने पे पूरा कंट्रोल उनका खुद का था। तो भारतीय लोग खुद का नमक भी नहीं बना सकते थे, उन्हें अंग्रेजों से महंगे में नमक खरीदना पड़ता था।
गांधी जी ने उनको चेतावनी दी कि 31 जनवरी 1930 को, यहाँ पे जो डेट है 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसरॉय लॉर्ड इरविन को ये कहा कि मतलब अपनी मांगे लिख के उन्होंने बेसिकली उनको भेजी थी गांधी जी ने। उन्होंने कहा अगर 11 मार्च तक मांगे पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन शुरू कर देंगे। फिर हुआ कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि गुजरात में है, वहाँ तक की यात्रा शुरू कर दी थी। उसके साथ ही उनके साथ मतलब 78 स्वयं सेवकों ने पार्टिसिपेट किया था। ये यात्रा मतलब पैदल की गई थी, लगभग 390 किलोमीटर की थी ये। सोचिए कितना लंबा डिस्टेंस लोग पैदल चल के गए थे। फिर जब वो दांडी पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को, तो वहाँ उन्होंने समुद्र के किनारे से नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था। तो फिर इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसकी शुरुआत हुई थी। तो हमसे ये पूछा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी, तो नमक सत्याग्रह के चलते हुई थी। फिर अगर हम देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है एक ऑप्शन हमारा खिलाफत आंदोलन। ये क्या था? खिलाफत आंदोलन जो है उसका नेतृत्व अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। बाद में ये असहयोग आंदोलन से जुड़ गया था। अगर हम गदर आंदोलन देखें तो गदर आंदोलन ये 20वीं सदी की शुरुआत का एक बहुत बड़ा आंदोलन था। इसमें विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने शुरू किया था, जो फॉरेन में रहते थे। उनका उद्देश्य था कि भारत से ब्रिटिश शासन को खत्म करना। ये गदर आंदोलन था। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नमक सत्याग्रह। आई होप आपको अभी तक की पढ़ाई हुई सारी बातें समझ में आ रही होंगी। कुछ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गवर्नर जनरल की शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में गलत है? बताइए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गवर्नर जनरल की शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में गलत है? बताइए। तो जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था ना, वो ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया एक कानून था। उसका उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रशासन को कंट्रोल करना, क्योंकि उस समय कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा था। तो इस एक्ट के तहत ना बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बन के आया था। और उस समय की अगर हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखें तो गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई थी, जिसे कार्यकारी परिषद या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते थे। यह परिषद मिलकर फैसले लेती थी, मतलब सारे निर्णय अकेले गवर्नर नहीं लेगा, वो इनकी हेल्प लेके लेगा। अगर हम देखें तो क्या गवर्नर जनरल परिषद के फैसले को बदल भी सकता था? तो जो गवर्नर जनरल होता था ना, वो अपने परिषद के निर्णय का सीधे निरस्त नहीं कर सकता था, लेकिन सामूहिक रूप जो भी निर्णय होते थे वो सामूहिक रूप से वो लोग लेते थे। लेकिन अगर फिर भी किसी चीज़ को लेकर वोट करे जाते थे, और अगर वोट बराबर हो जाते थे, तब गवर्नर जनरल का जो वोट होता था निर्णायक वोट होता था, कास्टिंग वोट जिसे हम कहते हैं। मतलब कि बराबरी की स्थिति में अंतिम फैसला तो जो गवर्नर जनरल होता था वही लेता था। जो गवर्नर जनरल होता था वो कानून बनाने, प्रशासन चलाने, युद्ध और शांति के मामलों में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कंट्रोल करने की शक्ति रखता था। अच्छा, इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ाना, एक तो भ्रष्टाचार को कम करना और प्रशासन को उस समय के व्यवस्थित करना। लेकिन इस एक्ट में कुछ कमियां भी थी, जैसे शक्तियों में स्पष्टता नहीं थी। गवर्नर जनरल और परिषद के बीच में आपस में कई बार झगड़े हो जाते थे। नियंत्रण पूरी तरह से सफल हो ही नहीं रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार कंपनी को पूरी तरह कभी भी कंट्रोल कर पा ही नहीं रही थी। फिर इसके बाद अगर हम देखें क्या हुआ, तो 1784 में जाके पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इससे ब्रिटिश सरकार को नियंत्रण और ज़्यादा मजबूत करने को मिला। यहाँ पे देखिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बन के आया था ये। तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो फोर्ट विलियम की सिविल सरकार के लिए नियम और विनियम बना सकता है, नहीं, यही इसका सही आंसर नहीं है। युद्ध और शांति में मद्रास और बॉम्बे के अध्यक्षता को नियंत्रित कर सकते हैं, ये भी इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो होता था। युद्ध और शांति में मद्रास और बॉम्बे की अध्यक्षताओं का अधीक्षण करने का अधिकार, ये भी नहीं। ये हमसे पूछ रहे कि कौन सा इसकी शक्तियों का गलत है। ये सारे तो हैं शक्तियाँ, लेकिन जो अब चौथा ऑप्शन है अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है, वो निरस्त नहीं कर सकता था। अभी हमने पढ़ा वोटिंग जरूर कर सकता था अगर बराबर हो जाता, लेकिन एकदम निरस्त नहीं कर सकता था। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। ये हमसे यहाँ पे कह रहा है कि बिंदुसार एक महान राजा डैश के पुत्र थे, यानी कि बिंदुसार जो थे वो किसके पुत्र थे? बताइए। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास का। तो ये हमारे पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने लगभग 321 ईसा पूर्व में नंद वंश के राजा धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी सफलता के पीछे चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य विष्णुगुप्त नाम से भी जानते हैं, चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान गुरु और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षण दिया था, सेना तैयार करवाई थी और मगध पर कब्जा करने में मदद करी थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। उसमें शामिल थे बिहार, बंगाल, सिंध क्षेत्र, बलूचिस्तान, पूर्व अफगानिस्तान और दक्कन के कई सारे बड़े हिस्से। मतलब कि उस समय भारत का बहुत बड़ा हिस्सा उनके नियंत्रण में था।
फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार आए। वे भारत के दूसरे मौर्य सम्राट माने जाते हैं। यूनानी लोग बिंदुसार को अमित्रघात या एमिटोक्रेट्स कहते हैं। मतलब इसका मतलब होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला। अगर हम देखें तो बिंदुसार की धार्मिक रुचि आजीविका संप्रदाय में थी। उस समय का ये धार्मिक या दार्शनिक संप्रदाय था। फिर इनके बेटे बिंदुसार क्या है, सम्राट अशोक। अशोक मौर्य वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं, जिन्हें हम अशोक वर्धन भी कहते हैं। बिंदुसार ने ना लगभग 25-26 साल तक शासन किया। उसके बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर विवाद होने लगा, लेकिन आखिर में क्या है, अशोक राजा बने थे। फिर अशोक के बाद जो सम्राट अशोक थे और उनकी रानी पद्मावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, कुणाल, और उन्हें अशोक का संभावित उत्तराधिकारी आज के समय में मानते हैं। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में क्या किया कि उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और अपने बेटे को बिंदुसार को सारा राजपाट सौंप के चले गए थे वो। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम और इम्पोर्टेंट देखें तो सबसे पहले हमारे कौन आए थे मौर्य समाज में, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, उसके बाद बिंदुसार आए, फिर तीसरे नंबर पे हमारे अशोक आए, फिर उस चौथे नंबर पे कुणाल। ये हमारा मौर्य समाज के मेन इंपॉर्टेंट शासक हैं। तो फाइनली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे निकल के आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र थे बिंदुसार। तो अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। हमारा 18 क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम डैश के आधार पर किया गया था। अच्छा, कौन सा अधिनियम के आधार पर आरबीआई बनाया गया था, बताइए। तो जो आरबीआई था हमारा, ये 1934 के एक्ट के आधार पर बनाया गया था। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल पूरा स्कूल संभालता है ना, वैसे आरबीआई पूरे देश की बैंकिंग और पैसों की व्यवस्था को संभालता है हमारे यहाँ पे इंडिया में। इसका गठन हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, लेकिन आरबीआई ने अपना काम 1 अप्रैल 1935 से शुरू किया था। अच्छा, आरबीआई एक्ट 1934 बनाया क्यों गया था? इस कानून का उद्देश्य था कि भारत में एक सेंट्रल बैंक हो, पैसे और बैंकिंग सिस्टम को सही तरीके से चलाया जा सके और देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। आरबीआई शुरू में तो सरकारी नहीं था, लेकिन उस समय ये निजी स्वामित्व वाली संस्था थी, लेकिन फिर बाद में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आरबीआई पूरी तरह भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया था 1 जनवरी 1949 के बाद। आरबीआई के अगर हम मोटे मोटे काम देखें तो एक तो नोट जारी करना, करेंसी इशूअर, भारत में नोट छापने और जारी करने का काम आरबीआई करता है। आरबीआई को हम बैंकों का बैंक कहते हैं, यानी कि जो सभी बाकी सभी बैंक आरबीआई के नियम ही मान के चलते हैं। और सरकार का बैंक, आरबीआई को हम भारत सरकार के पैसों और लेन देन भी संभालता है। महंगाई को कंट्रोल करता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च करके, महंगाई, ब्याज दर, पैसों की सप्लाई, इन सब चीज़ों को। बैंकिंग सिस्टम्स की निगरानी करता है, जैसे कमर्शियल बैंक होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पेमेंट बैंक होते हैं, इन सभी को रेगुलेट करता है। देखिए तो जो आरबीआई की स्थापना जब हुई थी ना, तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के बाद इसकी स्थापना हुई थी, जो कि 1926 में बनाया गया था, हिल्टन यंग कमीशन। शुरुआत में तो आरबीआई का जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था, लेकिन 1937 के बाद से इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था और आज तक हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। आज़ादी के बाद 1947 के बाद आज मतलब आरबीआई की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आर्थिक विकास पर ध्यान देने जाने लगा, बैंकिंग को सुधारा गया, वित्तीय स्थिरता सुधारी गई, डिजिटल पेमेंट आज के समय में सब आरबीआई के अंदर आते हैं। अच्छा, जो आरबीआई है ना, उसने फेमा एक्ट 1999 के तहत 1999 फेमा एक्ट 1999 के तहत विदेशी मुद्रा को भी मैनेज करता है। फॉरेन एक्सचेंज जो होते हैं, मतलब कि विदेशों से आने जाने वाले पैसे पर भी आरबीआई ही नज़र रखता है। ये हमारा आरबीआई से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1934। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार हम बढ़ते हैं। 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने करी थी? तो जो अभी 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है, काफ़ी पुरानी न्यूज़ है 2021 की, इसकी मेजबानी करी थी भारत ने। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स हमारा होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों के नाम से मिलकर ब्रिक्स बनता है। जो हमारा 12वां था, इससे पहले का ब्रिक्स समिट, उसको नरेंद्र मोदी जी ने 17 नवंबर 2020 को उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था, लेकिन उस समय की मेज़बानी रशिया ने करी थी। लेकिन जो 2021 वाली थी, जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, उसकी मेज़बानी तो भारत ने करी थी। तो यहाँ पर अभी इससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड और तो कोई पॉइंट है नहीं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भारत। बाकी आपको ब्रिक्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2025 एशियाई युवा खेल, जिसमें भारत ने 48 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, कहाँ आयोजित किए गए हैं, बताओ। 2025 एशियाई युवा खेल, जिसमें भारत ने 48 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, वो कहाँ आयोजित किए गए? ये हमारे आयोजित किए गए मनामा, बहरीन में। जो 2025 एशियाई युवा खेल हैं वो मनामा, बहरान में मतलब आयोजित किया गया। बहरीन जो है वो देश की राजधानी है। मानामा जो है वो बहरीन देश की राजधानी है। और अच्छा, इसमें भारत ने ना कुल 48 पदक जीते, जिसमें 13 तो गोल्ड थे, 18 सिल्वर थे
और 17 ब्रॉन्ज थे, स्वर्ण, रजत और कांस्य। यह एशियाई युवा खेलों में भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन माना जाता है। लड़कियों की जो कबड्डी टीम थी, तो भारत की जो लड़कियों की कबड्डी टीम है ना, उसने यहाँ पे पहला अपना गोल्ड मेडल जीता। यानी कि अब भारत का पहला गोल्ड मेडल कबड्डी से ही मिला था यहाँ पे हमें। और इसमें हमें पता है कि जो प्रतिस्मिता भोई है, एक नाम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्मिता भोई, इन्होंने वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन, इसमें विश्व युवा रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और जो ये प्रतियोगिता 2026 युवा ओलंपिक के लिए क्वालिफायर की तरह काम करते हैं। जो यूथ ओलंपिक्स 2026 है, उसके लिए क्वालिफायर की तरह काम करेगी। मतलब अगर यहाँ अच्छा प्रदर्शन जिस खिलाड़ी ने दिखा दिया, उसे यूथ ओलंपिक्स में जाने का मौका मिलेगा। और जो यूथ ओलंपिक्स होता है, इनका आयोजन करती है ओलंपिक्स काउंसिल ऑफ एशिया, OCA। जो पिछले आयोजन हुए थे इसके 2009 में तो सिंगापुर ने किया था, और 2013 में नानजिंग, चाइना, इसके द्वारा किया गया था। अच्छा, हम भारत की कुछ खास उपलब्धियां अगर देखें एशियाई युवा खेलों में जो होती हैं, तो भारत ने इसमें भारत की जो खुशी है, उन्होंने इसमें पहला पदक जीता था। उन्हें लड़कियों की कुराश यानी कि स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने, लड़कियों की कुराश में। और अगर हम देखें यहाँ पे हमारी जो रंजना यादव है, उन्होंने एथलेटिक्स मेडल जीता। उन्होंने 5000 मीटर रेस वॉक में सिल्वर मेडल हासिल किया था। और जो लास्ट डे था, उसमें भारत ने टोटल 15 मेडल जीते थे इस वाले में, जिसमें 7 गोल्ड, 4 बॉक्सिंग में और 3 बीच रेसलिंग में मिले थे। अगर हम बहरीन के बारे में थोड़ा समझें, तो ये पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के पास स्थित एक देश है। इसकी राजधानी मनामा मैं आपको बता चुका हूँ। और 2025 में बहरीन ने अपना पहला बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट होस्ट किया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस कंट्री के लिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो मनामा बहरीन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक मैंने जितनी बातें पढ़ाई सारी समझ में आ रही होंगी। तो अब हम यही अपने लेक्चर को एंड करेंगे, और हम अपने किसी दूसरे लेक्चर पर मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को एक बार पूरा रिवाइज करिएगा, अपनी आंखें बंद करके सुन लीजिएगा एक बार बैठ के। अगर आपको कुछ याद नहीं भी होता तो ठीक है, पहले एक बार सुन के जाइएगा पूरा का पूरा, क्योंकि इसमें अभी जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं के बेस पे इन क्वेश्चन को प्रिपेयर किया गया है। तो आप लोगों के पास कुछ ही टाइम बचा है, आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़िएगा मत। और बाकी तो ठीक है, चलिए हम अब किसी दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। और अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट में अपना डाउट इजीली पूछेगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए अब किसी नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मिलेंगे।